हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं जीएसटी की। एंड अगेन एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल का एक कॉमन टॉपिक, जीएसटी एक्ट कॉम्पनसेशन टू द स्टेट्स 2017। और ये एक टोटली डिफरेंट कंसेप्ट है। सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी सबसे बिल्कुल अलग, ठीक है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि ये कॉम्पनसेशन क्या है। आपने सुना भी होगा, जीएसटी कॉम्पनसेशन प्रोवाइड होता है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, एंड उसमें कुछ कॉम्पनसेशन सेस करके भी एक कंसेप्ट है। तो एग्जैक्टली ये सब क्या है वो हम यहाँ पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि इस चैप्टर को चाहे आप प्रोफेशनल के लिए पढ़ो या एग्जीक्यूटिव के लिए, वर्ड टू वर्ड मैं इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ। कंसेप्चुअली हम इसको ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि जो मॉड्यूल का जो कंटेंट है उसमें उन्होंने काफ़ी भर भर के दिया हुआ है, और चैप्टर के वेटेज की एक लिमिटेशन हमेशा होती है। तो आपको यहाँ पे सिलेक्टिवली चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, टारगेट करना है। एंड जो मेन कंसेप्ट है कि कॉम्पनसेशन क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस पर ज़्यादा दिमाग लगाना है। वर्ड टू वर्ड लैंग्वेज पे आप नहीं भी जाओगे तो चलेगा, ठीक है। तो हम उस पर फोकस करते हैं कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली दिस कॉम्पनसेशन, और उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। चलो, थोड़ा सा कंसेप्ट से शुरुआत करें। जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस बोल सकते हो शॉर्ट में, या जीएसटी कॉम्पनसेशन टू द स्टेट्स एक्ट 2017। तो जो कॉम्पनसेशन टू द स्टेट्स का एक्ट है 2017 का है। देखो, हमने ये देखा था इनिशियली कि जीएसटी को आने में बहुत समय लग गया, और 1999 2000 से बात चल रही थी कि भाई जीएसटी जैसा कुछ होना चाहिए, वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए। फाइनली इम्प्लीमेंट होते होते 2017 आ गया। पूरे 18 ईयर्स तक डिबेट चलता रहा, लेकिन जीएसटी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो कुछ तो प्रॉब्लम्स होंगी ना, कुछ ऑब्जेक्शंस होंगे, और काफ़ी सीवियर ऑब्जेक्शंस होंगे। इसीलिए इतनी डिले होने के बाद ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो पाई है, वो भी कहीं ना कहीं फोर्सफुली, कि ऑपोजिशन रेडी नहीं था, ठीक है। वो तो हमने देखा ही था कि किस तरीके से ये गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है और कितना अपोज भी उसका हुआ, लेकिन स्टिल दे वर एडमेंट कि भाई हम तो अप्लाई करके ही रहेंगे। तो वैसे करके काम हुआ है। प्रॉब्लम क्या है वो समझो। स्टार्टिंग में हमने ये देखा अभी तक कि जो भी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस होंगे उसमें भी आधा रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, आधा रेवेन्यू ही स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। इस बात से सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑब्जेक्शन था कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो भाई, हम इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में भी आधा हिस्सा आपको दे दें तो फिर हम क्या कमाएंगे, हमारा रेवेन्यू कैसे सस्टेन होगा। बट गवर्नमेंट ने बोला नहीं, हम तो टांग अड़ाएंगे, हमें इसमें से भी एक हिस्सा चाहिए। घूम फिर के तो आप स्टेट्स को ही मिलने वाला है ना, लेकिन एक बार कलेक्शन तो हम करेंगे। और तभी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि हमें जीएसटी नहीं चाहिए। और एक सिनारियो ऐसा था ना कि 1999 से अगर आप 2014 तक देखोगे, ठीक है, जो प्री बीजेपी एरा था जो, ठीक है, मोदी जी के पहले का टाइम, तो ये ड्यूरेशन में दो बार कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, उसके पहले एक बार बीजेपी की गवर्नमेंट थी जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। और उसके बाद मनमोहन सिंह जी दो बार प्राइम मिनिस्टर बने। तो उस ड्यूरेशन में आपको ये चीज़ पता होगी कि जो इंडिया के स्टेट्स हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ थी गवर्नमेंट्स की। मतलब काफ़ी सारे स्टेट्स कांग्रेस के पास थे, कुछ स्टेट्स बीजेपी के पास थे। अच्छा, जो साउथ का जोन है वहाँ पे तो बीजेपी कांग्रेस कम ही है, वहाँ पे उनकी जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनका ज़्यादा कंट्रोल है। वेस्ट बंगाल में भी सेम चीज़ है। पंजाब साइड पे भी ये सिचुएशन देखने को मिलती है कि लोकल पार्टीज़, अकाली दल को बहुत ज़्यादा फेवर मिलता था। तो ये सब चीज़ें होती आई है। तो बिकॉज अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में भी ये बीजेपी कांग्रेस के लिए एक तरीके से वोट बैंक बनाना डिफ़िकल्ट हो जाता था। तो इसकी वजह से इतना डिवीज़न था। तो हर स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना फ़ायदा देखती थी, और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल के साथ ज़्यादा जो है एक तरीके से घुल मिल के मिलजुल के काम करने में इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि उनका रेवेन्यू जा रहा था, सीधी सी बात है। तो इसीलिए ये जब बीजेपी गवर्नमेंट ने 2014 में पावर में आने के बाद वापस से जीएसटी की स्टोरी स्टार्ट की कि नहीं लेके आओ, तब ये थोड़ी सिचुएशन ऐसी बनने लगी कि बहुत सारे स्टेट्स, मतलब मेजॉरिटी स्टेट्स में बीजेपी की ही स्टेट गवर्नमेंट थी। अब मोदी जी के सामने चीफ मिनिस्टर की तो हिम्मत है नहीं कि वो डिनाई करेंगे कि नहीं हम तो नहीं मानेंगे एंड ऑल दैट, वैसा तो होने नहीं वाला है। तो वो सिचुएशन का थोड़ा उनको बेनिफिट मिला। अब पंगा ये है
कि भाई कॉम्पनसेशन की बात कहाँ से आई। कॉम्पनसेशन की बात यहाँ से आई कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जब उनको बोला गया कि हम आपका आधा रेवेन्यू ले जाएंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने बोला कि हमारा जो रेवेन्यू लॉस होगा उसका क्या, उसकी भरपाई कैसे होगी। तो सेंट्रल ने बोला कि चलो हम उसका एक कैलकुलेशन करते हैं। हम ये देखते हैं कि बिफोर जीएसटी जो एरा था, जो ड्यूरेशन था, उस टाइम पे आपका रेवेन्यू कितना जनरेट होता था और पोस्ट जीएसटी कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो आपको ये दिक्कत है ना कि हमारा रेवेन्यू जो डाउन हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, जितना भी यहाँ पे डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, जितना भी डेफिसिट होगा, वो हम आपको कॉम्पनसेट कर देंगे। अब कोई प्रॉब्लम है? स्टेट गवर्नमेंट को सीधा यही पूछा कि आपके रेवेन्यू में जो भी नुकसान होगा, उस नुकसान की भरपाई हम हमारे फंड में से करेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम है? अब स्टेट गवर्नमेंट ने बोला नहीं, हमें हमारा पैसा मिलता रहे और हमारी कमाई मेंटेन रहे, तो फिर आप लेके जाओ ना आधा हिस्सा, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक्चुअली में कैलकुलेशंस ये थी कि 2017 में जब जीएसटी लेके आएंगे, तो जितने लोग 2017 से पहले ओल्ड टैक्स सिस्टम में रजिस्टर्ड थे, उसमें बहुत ज़्यादा लोग और जुड़ेंगे और न्यू रजिस्ट्रेशंस भी जीएसटी में होंगे। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन थी गवर्नमेंट की, और इसलिए उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला कि आप थोड़ा पेशेंस रखो, कुछ साल लगेंगे, लेकिन उसके बाद आप ये देखोगे कि बिकॉज न्यू पीपल आर एनरोलिंग अंडर जीएसटी, जो अब तक टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस में रजिस्टर्ड ही नहीं थे, तो आपका कलेक्शन अल्टीमेटली बढ़ेगा। मतलब ऐसा है कि पर हेड आपका कलेक्शन कम होगा, बट नंबर ऑफ़ हेड्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ़ पीपल बढ़ जाएंगे, तो ओवरऑल एब्सोल्यूट कलेक्शन में घटावट नहीं आने वाली है, बढ़ने वाला है, इंक्रीमेंट होने वाला है। तो वो चीज़ का उन्होंने आश्वासन जो है स्टेट्स को दिया। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला, स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये बोला कि भाई ये तो इमिडिएटली तो नहीं होगा ना, आज 2017 में आप जीएसटी लगा रहे हो, तो ये कौन से साल में होगा, 2020 में होगा, 2022 में होगा, 2025 में होगा, तब तक के रेवेन्यू का क्या। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कि चलो ठीक है, आपकी बात भी सही है, एक काम करते हैं, 2017 में जो एक्ट हम लगा रहे हैं ना, इसमें 5 साल का एक प्रोविज़न रखते हैं, फर्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, तो 5 ईयर्स के लिए ट्रायल बेसिस पे ये काम चलाते हैं कि हर साल हम ये देखेंगे कि आपका रेवेन्यू, एक्चुअल कलेक्शन कितना हुआ, और अगर जीएसटी लगाते ही नहीं, पुराना ही कलेक्शन चलता रहता, तो कितना होता। तो जो डेफिशिएंसी आएगी ना अगले 5 साल तक, वो आप हमसे कॉम्पनसेशन के फॉर्म में लेते जाना। इन शॉर्ट, आपका रेवेन्यू हम टूटने नहीं देंगे, आपको आपका पैसा एक नहीं तो दूसरे फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, अब तो खुश। अब स्टेट गवर्नमेंट्स को थोड़ी थोड़ी बात समझ में आने लगी कि चलो हमें हमारा कॉम्पनसेशन मिलता है, तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है, हमारा रेवेन्यू तो नहीं टूट रहा है ना, हमारी कमाई तो चलती रहेगी। अच्छा, अब इसमें ये पंगा ये हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि 2017 से पहले 2015, 2016 ये सब ईयर्स में जो भी हमारा रेवेन्यू था, वो हर साल सेम तो रहेगा नहीं, महंगाई बढ़ती है, टैक्सेस भी बढ़ते हैं, चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, तो अमाउंट भी तो ज़्यादा आता है, तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी तो होता है, तो वो कौन देखेगा। तो सेंट्रल ने बोला भाई हर चीज़ का रास्ता है अपने पास, इतना टेंशन क्यों लेते हो। आपके रेवेन्यू में जो भी ग्रोथ होता है, उसका एक रेट डिसाइड कर लेते हैं पर एनम बेसिस पे कि कितना हर साल ग्रोथ होगा। वो रेट इन्होंने डिसाइड किया 14% पर एनम। मतलब ऐसा मानते हैं कि अगर एक साल गवर्नमेंट 100 करोड़ कमाती है, तो अगले साल 114 करोड़ कमाएगी, उसके नेक्स्ट ईयर और 14% ऐड करो, जो अमाउंट आएगा उतना गवर्नमेंट कमाएगी। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 14% की ग्रोथ एक साल में तो बहुत होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट को लगा चलो ये भी सही है, तो हमारी सुनी जा रही है, तो धीरे धीरे करके इस तरीके से उनको एटलीस्ट पहले 5 साल के लिए कन्विंस किया गया। तो नया पॉइंट ये है कि जीएसटी कॉम्पनसेशन टू द स्टेट्स एक्ट इज़ फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स एज अ पायलट प्रोजेक्ट। आगे ज़रूरत पड़ेगी तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो उसको बंद कर देंगे, दैट डिपेंड्स। वो 5 साल ख़त्म होने पे उसका असेसमेंट किया जाएगा, अभी से तो कुछ बोल नहीं सकते, ये आपको पहले तो समझना है। क्लियर है? अब देखो कुछ और टेक्निकल बातें कर लेते हैं, कैलकुलेशन कैसे होता है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। इन्होंने ये बोला कि हमें एक बेस ईयर मानना पड़ेगा। बेस ईयर जो है दैट इज़ 2015-16 का फिनेंशियल ईयर।
तो ये बेस ईयर हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं भी शुरुआत वहीं से कर रहा हूँ। सपोज़ मैं गुजरात में रहता हूँ, सूरत में रहता हूँ, तो मैं गुजरात गवर्नमेंट का रेफरेंस ले रहा हूँ। आप जिस सिटी में हो, महाराष्ट्र में हो, कर्नाटक में हो, जिस स्टेट में हो, दिल्ली में हो, आप वहाँ का रेफरेंस ले सकते हो, आप वहाँ का एग्जांपल अज्यूम कर सकते हो। तो भाई हमारी गुजरात गवर्नमेंट है यहाँ पे, तो इनका फिनेंशियल ईयर 2015-16 का बिफोर जीएसटी वाला रेवेन्यू कितना आया उसको कैलकुलेट पहले किया गया। सपोज़ हम एग्जांपल जो ले रहे हैं उसमें बहुत छोटा अमाउंट है ये, बट बड़े नंबर्स लिख के कोई मतलब नहीं है। सपोज़ 100 करोड़ रुपीज़ का कलेक्शन हुआ है इनका, ठीक है। अब 100 करोड़ का जो कलेक्शन हुआ है, दिस इज़ द बेस ईयर 2015-16 जो है, इसको हम मानेंगे बेस ईयर। अब आप बोलोगे सर 16-17 क्यों नहीं माना इमीडिएट, क्योंकि जुलाई 17 में जीएसटी आया है। उन्होंने थोड़ा मार्जिन रखा है, एक साल पीछे जाके देखा, क्योंकि 16-17 की अगर कोई एबनॉर्मलिटीज़ थी रेवेन्यूज़ में तो फिर उसका इम्पैक्ट अगले 5 साल तक लगता कॉम्पनसेशन गिनते टाइम, तो स्टेट्स अग्री नहीं करते। तो इसलिए उनको बोला कि चलो ठीक है ना, एक साल और पीछे का ले लेते हैं, हमें तो प्रोजेक्शन तो करना ही है, 14% का ग्रोथ रेट तो ऐड करना ही है। अब कैलकुलेशन जब होगा तो उसी तरीके से होगा। सपोज़ इसके बाद हम जब आगे बढ़े तो जीएसटी आया जुलाई 17 में, दिस इज़ द ईयर ऑफ जीएसटी, क्लियर है। और ये जो ईयर ख़त्म हुआ, ये ख़त्म हुआ मार्च 2018 में, ठीक है। अब इसके भी एक आगे का साल ले लेता हूँ मैं, हमें सिर्फ एक एग्जांपल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो मैं वो मिड ईयर वाला नहीं ले रहा, फिर वो जुलाई से मार्च वाले प्रपोर्शनेट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हम सपोज़ ये वाला फिनेंशियल ईयर लेते, दिस इज़ फिनेंशियल ईयर 18-19, ये अपने रेफरेंस का फिनेंशियल ईयर है, ठीक है। अब 15-16 में 100 करोड़ का बेस ईयर का हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ था, तो उस हिसाब से 16-17 में कितना होना चाहिए वो हम गिन सकते हैं। तो FY 16-17 में द रेवेन्यू शुड बी 114 प्रोजेक्टेड। फिर इस हिसाब से अगर आप 17-18 में गिनोगे तो 114 करोड़ में 14% ऐड कर दो, आप भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, इट इज़ 129.96 करोड़। फिर आया अपना फिनेंशियल ईयर 18-19 जो रेफरेंस का है, इसमें और 14%, तो ये हो रहा है 148.1544 करोड़। मैं रेफरेंस के लिए 148 करोड़ भी बोलूँ, आप समझ जाना। तो देखो ऐसा है, प्रोजेक्टेड ग्रोथ के हिसाब से 14% के हिसाब से दिस शुड बी द आइडियल रेवेन्यू इफ़ देयर वॉज नो जीएसटी इन गुजरात और इन इंडिया इन FY 18-19। अगर जीएसटी होता ही नहीं तो ये आंकड़ा हमारे कलेक्शन का होता, ऐसा गुजरात गवर्नमेंट बोल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, हमें आपका अमाउंट मिल चुका है, अब अंडर जीएसटी फिनेंशियल ईयर 18-19 का कितना कलेक्शन हुआ है एक्चुअल रेवेन्यू, वो एक बार देख लें। जब कलेक्शन का कैलकुलेशन किया तो पता चला एक्चुअल कलेक्शन आया है 120 करोड़ जीएसटी की वजह से। अब स्टेट गवर्नमेंट का चिल्लाना शुरू, बोले देखो हमने बोला था, हमारा नुकसान कर दिया आपने, इतना होना चाहिए था 148 और इतना ही आया है सिर्फ 120, 28 करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल है। गवर्नमेंट सेंट्रल बोल रही है कोई बात नहीं भाई, इसी के लिए तो कॉम्पनसेशन दे रहे हैं। अब देखो इस स्टोरी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो इन शॉर्ट ऐसा हो रहा है कि जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू है वो है 148.15 करोड़, और जो एक्चुअल रेवेन्यू है अंडर जीएसटी वो है 120 करोड़। ये जीएसटी वाला है और ये ओल्ड वाला है, ठीक है। तो शॉर्टफॉल डेफिशिएंसी जो है इट इज़ 28.15 करोड़, दिस इज़ डेफिशिएंसी। और ऐसा समझ लो कि इतना कॉम्पनसेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये कॉम्पनसेशन डिमांडेड, अब ये कैसे मिलेगा वो समझना है। कॉम्पनसेशन के लिए इन्होंने ये बोला कि ये जो पूरी स्टोरी हम देख रहे थे, दिस वाज फिनेंशियल ईयर 18-19, अब 28 करोड़ 15 lakhs, दिस इज़ द शॉर्टफॉल, ठीक है।
अब ये इसमें दो रास्ते हैं या अलग अलग ऑप्शंस हैं, ऐसा हो सकता है। तो अब ये जो 28 करोड़ का कॉम्पनसेशन इनको मिलना है वो कब मिलेगा? एक ऑप्शन पहला ये है आपके पास कि भाई फाइनेंशियल ईयर 18-19 ख़त्म होने के बाद गवर्नमेंट इमिडिएटली ये फ़ंड रिलीज़ कर दे और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को दे दे। पहला ऑप्शन ये है, बट ये प्रोसेस भी इतना इजीली होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि होता ये है कि पहले फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, फिर उसके अकाउंट्स रेडी होते हैं, फिर उन अकाउंट्स को ऑडिट किया जाता है, और ऑडिट करने के लिए जो अथॉरिटी है उसको हम बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये सबको काम करने में भी तो टाइम लगेगा, फिर उसके बाद कॉम्पनसेशन देंगे तो ऑलरेडी और 3-4 महीना 6 महीना तो ऊपर हो जाएगा। गुजरात गवर्नमेंट ये बोलती है कि यार हमारा एक टारगेट था कि हमें इतना पैसा कमाना है, हमें भी एक बजट मेंटेन करना है, स्टेट का खर्चा चलाना है। 28 करोड़ कोई छोटा अमाउंट है? जो 28 करोड़ हम आइडियली फिनेंशियल ईयर 18-19 में कमा लेते, ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये बात समझना, ब्याज की बात चल रही है, जो अमाउंट हम आइडियली इस ड्यूरेशन के बीच में कमा लेते, वो पैसा आप हमको इसके बाद दोगे, वो भी कितने महीने बाद पता नहीं। तो 28 करोड़ तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ 100 करोड़ का बेस रेवेन्यू लिया था। अब गवर्नमेंट का कलेक्शन तो 1000, 2000, 5000, 10,000 करोड़ होता होगा, तो ये अमाउंट 28 करोड़ ना होके शायद 2800 करोड़ होगा। तो आप सोचो 2-2,500 करोड़ पे एक दिन का क्या, एक घंटे का ब्याज कितना होता है वो कैलकुलेट करो आप। तो ये तो 2-4 महीने, 6 महीने, साल की बात हो रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करके कम फंड में चलाएगी और 1 साल तक या 6 महीने तक पैसे का वेट करेगी? तो उन्होंने बोला इसका कुछ इलाज निकालो। अच्छा, तो उन्होंने ये बोला कि एक काम करते हैं, ये जो पूरा कैलकुलेशन हमने अभी समझा, इसको एक्चुअल रेवेन्यू ना करके हम एंटिसिपेटेड या एक्सपेक्टेड रेवेन्यू के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने अभी समझाई, सिर्फ मैं उसका नाम चेंज कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रोजेक्टेड रेवेन्यू तो हमने गिन लिया था 148 करोड़, हम पहले से ही, मतलब जो फिनेंशियल ईयर 18-19 है उसके स्टार्टिंग से ही एक जीएसटी वाला रेवेन्यू एंटिसिपेट कर लेते हैं कि इस साल जीएसटी के बेस पे कितना कलेक्शन होगा। मतलब ये जो 120 करोड़ है, मैं बोल रहा हूँ ये एक्चुअल फिगर नहीं है, ये एक्सपेक्टेड फिगर है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये जो एक्सपेक्टेड फिगर है, जो रियल नहीं है, तो ऑब्वियसली जब साल ख़त्म होगा उसके बाद एक्चुअल डेटा आएगा। कोई बात नहीं, अभी प्रोविजनल बेसिस पे तो काम करो। अब प्रोविजनल बेसिस पे हम कैसे काम करेंगे कि फिनेंशियल ईयर 18-19 जैसे ही शुरू होगा, ये प्रोजेक्टेड डेटा हमारे पास पहले से है, दिस इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड। तो इन शॉर्ट जो 28 करोड़ की डेफिशिएंसी है, ये डेफिशिएंसी भी एक्चुअल नहीं है, ये एक्सपेक्टेड डेफिशिएंसी है। तो ये साल शुरू होते ही, मतलब राइट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 गुजरात गवर्नमेंट डिमांड करेगी कि हमें ये कॉम्पनसेशन आप दे दो। अब सेंट्रल बोलेगी साल के स्टार्टिंग में आपको 28 करोड़ दे दे। आप भी तो कमाते तो पूरे साल में थ्रू आउट कमाते ना, पहले दिन थोड़ी 28 करोड़ रुपए आप कमा लेते। तो इन शॉर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलेगी कि हमें यहाँ पे कुछ एक बीच का रास्ता, एक जेन्यून कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो वो रास्ता उन्होंने निकाला इन टर्म्स ऑफ बाई मंथली पेमेंट। इसका मतलब ये कि 1 अप्रैल 2018 से जो ईयर शुरू हुआ, 2 महीने ख़त्म होने दो, इस डेट के अराउंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा फ्रॉम दिस अमाउंट ऑफ 28 करोड़। अब अगर आप हर 2 महीने में कॉम्पनसेशन का एक इंस्टॉलमेंट स्टेट गवर्नमेंट को चुकाते हो, तो आप ये समझ लो कि 12 महीने में 6 इंस्टॉलमेंट या 6 ईएमआई बोल सकता हूँ चुकाए जाएंगे इक्वल अमाउंट के। तो 28.15 करोड़ को मैं 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। एक पार्ट जो है वो आएगा 4.69 करोड़, ठीक है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इस डेट पे सेंट्रल गवर्नमेंट गुजरात गवर्नमेंट को पे करेगी 4.69 करोड़। फिर 2 महीने बाद 31 अगस्त यहाँ पे सेकेंड इंस्टॉलमेंट सेम अमाउंट का, पता चला? ऐसे चलता रहेगा। तो साल का जब एंड आएगा ना, लास्ट पार्ट 31 मार्च 2019, तब तक सिक्स्थ इंस्टॉलमेंट जो है वो पे हो जाएगा और गुजरात गवर्नमेंट को उनका पूरा कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। इन शॉर्ट सबके लिए ये सिचुएशन एकदम रीज़नेबल होगी।
सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी बर्डन नहीं कि भाई स्टार्टिंग में ही फंड देना है, स्टेट गवर्नमेंट को भी ये गम नहीं कि हमें पैसा अगले साल मिलेगा तो कैसे चलाएं, डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसको कैसे मैनेज करें, किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं। अब ये बाई मंथली क्यों रखा है, उसका जो लॉजिक है वो ये हो सकता है कि हर महीने पेमेंट करने में गवर्नमेंट को भी परेशानी होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फंड आएगा, उसी में से वो लोग स्टेट्स को देंगे ना, तो फंड आएगा, उसका हिसाब होगा, फिर अगले महीने देंगे, तो उनको भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है फंड्स अरेंज करने के लिए। इसलिए इस सिस्टम को उन्होंने मंथली बेसिस पे ना रखते हुए बाई मंथली बेसिस पे रखा है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही प्रैक्टिकली सोचा हुआ है। जनरली लॉज में हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल सिचुएशंस में थोड़ा सा गवर्नमेंट फंस जाती है और कितनी बार क्या होता है कि इम्प्रैक्टिकल प्रोविजंस रख देती है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने में परेशानी होती है। बट ये बहुत ही प्रैक्टिकल है और छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखा गया है। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो समझ आया होगा। अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो चलो, ये तो प्रोविजनल बेसिस पे चल रहा है ना, ये 28 करोड़ का फिगर एक्चुअल तो है नहीं, ये तो एंटिसिपेटेड है, एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल है। अब साल ख़त्म होगा 31 मार्च 19 को। साल ख़त्म होने के बाद फाइनेंशियल ईयर 18-19 ख़त्म होने के बाद अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे, उनका ऑडिट होगा बाय CAG, फिर आएंगे एक्चुअल फिगर्स, तब आगे की कहानी पता चलेगी। अब देखो आगे की कहानी में क्या ऑप्शंस है। सिचुएशन 1, ओल्ड टैक्स के हिसाब से कलेक्शन होना था 148.15। GST में जो एक्सपेक्टेड अमाउंट था वो था 120 करोड़ जो अभी हमने देखा। और GST में ही अगर मैं बोलूँ कि भाई कुछ एक्चुअल कलेक्शन पता चला, तो हो सकता है कि एक्चुअल कलेक्शन हुआ हो 118 करोड़, पॉसिबल है। सोचा था 120, हुआ 118। इन शॉर्ट जो डेफिशिएंसी 28.15 करोड़ की सोची थी वो 2 करोड़ से और बढ़ गई और एक्चुअल डेफिशिएंसी आ गई 30.15। इतना तो क्लियर है। अब आपको ये समझना है कि एडिशनल डेफिशिएंसी कितनी हुई है, 2 करोड़ की। अब इसमें से ये जो 28 करोड़ है ये तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पे कर दिया है ना स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, वो 2-2 महीने के बाई मंथली इंस्टॉलमेंट्स। तो जब आप साल के एंड में और उसके बाद हिसाब कर रहे हो तो गुजरात गवर्नमेंट को अभी और सिर्फ 2 करोड़ ही तो लेना है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो इसमें रूल ये है कि जिस मंथ में, क्योंकि मैंने आपको बताया फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद अकाउंट्स बनते हैं, फिर ऑडिटिंग होता है, तो इसमें 2-4 महीने तो लगेंगे। तो जिस मंथ में ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ऑडिट हो जाएगा और सारा कैलकुलेशन जो है वो हो जाएगा, उसके नेक्स्ट मंथ या जब भी नेक्स्ट पेमेंट का टाइम आएगा, ठीक है, और नेक्स्ट पेमेंट का मतलब जो नेक्स्ट बाई मंथली पेमेंट आएगा ना, उसके साथ साथ ये 2 करोड़ रुपए प्लस करके गुजरात गवर्नमेंट को दे दिए जाएंगे, मतलब एट द अर्लीस्ट। क्योंकि देखो ये जो साइकिल है वो तो हर साल चलता है, मतलब फिनेंशियल ईयर 18-19 जब 31 मार्च को ख़त्म हुआ था तो उसके बाद भी तो अगले साल में भी तो कॉम्पनसेशन तो दिया ही जा रहा होगा ना, वो साइक्लिक कैलकुलेशन है जो चलता रहेगा। तो जैसे ही ये हिसाब हो गया, अगला बाई मंथली पेमेंट जो भी ड्यू होगा, जितना भी ड्यू होगा, उसमें 2 करोड़ रुपया जोड़ के गुजरात गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा और वो हिसाब ख़त्म। तो उसको पेंडिंग नहीं रखेंगे। ये 2 करोड़ को आगे 6 इंस्टॉलमेंट 4 इंस्टॉलमेंट में फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, नहीं तो फिर वो स्ट्रेच होता ही रहेगा। हिसाब ख़त्म करना है अपने को, क्लियर। ये पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन बता देता हूँ। देखो दूसरी सिचुएशन में ये है कि हमने जो देखा कि एंटिसिपेटेड 120 करोड़ का GST सोचा था, दिस वॉज एक्सपेक्टेड, और एक्चुअल कलेक्शन जो हुआ वो ज़्यादा हो गया 130 करोड़। अब यहाँ पे तो 10 करोड़ का सरप्लस है। और इन शॉर्ट ऐसा देखा जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट सोचेगी कि यार हमने तो इनको 28 करोड़ और 15 लाख रुपए ऑलरेडी पे कर दिया है, बट इनको तो 10 करोड़ का GST ज़्यादा मिला है, तो आइडियली तो हमें इनको सिर्फ 18 करोड़ और 15 लाख रुपए ही पे करने चाहिए थे। अब ये है कि गुजरात गवर्नमेंट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट का 10 करोड़ रुपए एडवांस पड़ा हुआ है, जमा है। समझ में आ रहा है ये?
तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं बोलेगी कि चलो लाओ 10 करोड़ रुपए वापस लाओ। सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलेगी कि अभी ये कैलकुलेशन जिस किसी डेट पे हुआ है, आगे भी तो बाई मंथली पेमेंट करने हैं ना हमें आपको, ठीक है। वो बाई मंथली पेमेंट का आप ये एडवांस मान के चल लो और सेटल करते जाओ। सपोज देखो ध्यान से समझना, सपोज फिनेंशियल ईयर 1920 जो भी, मतलब ये सेकंड फिनेंशियल ईयर है ना, फर्स्ट अपना 18-19 था, तो फिनेंशियल 1920 में जब ये सब कैलकुलेशन हो रहा है, अगला बाई मंथली पेमेंट ड्यू है, मान लेते हैं अगस्त मंथ का ड्यू है, 31 अगस्त 2019 को बाई मंथली पेमेंट ड्यू है। और इंस्टॉलमेंट कितना है वो तो अब डेटा पे ही पता चलेगा। हम अज्यूम कर लेते हैं कि 5 करोड़ का इंस्टॉलमेंट ड्यू है। तो गुजरात गवर्नमेंट को बोला जाएगा कि आपके पास जो ये 10 करोड़ सरप्लस पड़े हैं ना, उसमें से ये 5 करोड़ आप सेट ऑफ कर लो। और इवन अगला जो इंस्टॉलमेंट होगा इसके बाद ये आएगा अगस्त सितंबर अक्टूबर में, 31 अक्टूबर को 5 करोड़, वो भी आप इस 10 करोड़ में से सेटल कर लो। मतलब इन शॉर्ट हमने आपको एडवांस में दे दिया है। अभी अगले 2 इंस्टॉलमेंट्स, मतलब ये वाले जो 2 इंस्टॉलमेंट्स है, उसमें हम आपको कोई कैश नहीं भेजेंगे या फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। जो आपके पास पड़ा है वो यूज़ कर लो। हाँ, उसके बाद जो अगला वाला पेमेंट होगा ना 31 दिसंबर 2019, उसमें फ़ंड हम आपको ट्रांसफ़र करेंगे, जो भी बाई मंथली पेमेंट बनता है। तो एकदम ईजी सा कैलकुलेशन हो गया ना, किसी के लिए इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। तो हमेशा यही होगा ना, जो एक्चुअल कैलकुलेशन जब डेटा के बेसिस पे करेंगे, तो या तो वो अमाउंट ज़्यादा निकलेगा या तो कम निकलेगा, दो में से एक ही चीज़ हो सकती है। एग्जैक्ट मैच हो जाए तो बड़ी बात है, लेकिन अगर कम या ज़्यादा हुआ तो ये दो सिचुएशंस के हिसाब से उसको टैली कर लिया जाएगा। आया है समझ में, क्लियर हुआ? तो बस आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी और इसमें और कोई परेशानी नहीं होगी। तो इतना तो मैंने बता दिया, अब मैं भी देख लूँ और कोई पॉइंट्स पेंडिंग हो। बहुत रिपीटेशन भी है और ज़्यादा खींचा हुआ है, क्यों अननेसेसरी अपने इतना बर्डन ले। हाँ, अब ये है, ये कॉम्पनसेशन का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देने के लिए सेंट्रल के पास आता कहाँ से? ये कोई अपने अपने खुद के और फंड्स में से तो देंगे नहीं। तो इन्होंने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि हम कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पे एक टैक्स लगाएंगे, जिसको बोलेंगे जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। ये दूध के दूल्हे नहीं है, अपने से ही लूटने वाले हैं, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट को देने के लिए भी हमसे टैक्स लेंगे, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। आया है समझ में? अब ये जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस जो है, इसकी अगर हम बात करें तो ये हर प्रोडक्ट पे नहीं लगता, हर गुड्स या हर सर्विस पे नहीं लगता, ये सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पे लगता है। ठीक है, क्लियर है? अब वो सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि वो ये पॉइंट कंप्लीट हो जाए। नोट्स में आप देखोगे ना, चैप्टर के एंड में ये टॉपिक दिया हुआ है, यहाँ पे देख लो, टैरिफ शेड्यूल में पान मसाला, इस पे ड्यूटी लगती है 135% एड वेलोरेम ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। तो 100 रुपये के पान मसाला पे 135 रुपये ड्यूटी लग सकती है, मतलब उसकी वैल्यू से भी ज़्यादा। टोबैको, टोबैको प्रोडक्ट्स और टोबैको सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स, इनके ऊपर मतलब इसमें सिगरेट्स भी आ जाएंगी। इसमें है ₹4170 पर 1000 स्टिक्स ऑफ सिगरेट्स और 290% एड वेलोरेम, 290% ना 3 टाइम्स, और अ कॉम्बिनेशन, बट इसके टोटल से ज़्यादा नहीं। मतलब 4170 तो लगेगा ही पर 1000 स्टिक्स, मतलब ₹4.17, प्लस ये जो 290% है ये भी लग सकता है, दोनों मिला के। तो इन शॉर्ट सिगरेट्स में, टोबैको में, पान मसाला में सरकार की इतनी कमाई होती है। इसलिए जो आपका सवाल आता है सर, जब ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, कैंसर होता है, ऐड दिखाते हैं थिएटर में, डराते हैं हमको, लेकिन बैन नहीं करते। वो बैन ना करने का रीज़न ये है, इतना टैक्स मिलता है तो क्यों बैन करेंगे। अब तो एक्साइज भी लगता है, जीएसटी भी लगता है, दोनों लगाते हैं। इसके बाद तीसरा है कोल, ब्रिकेट्स और इसके जैसे सिमिलर सब्सटेंसेस, जैसे कोल, लिग्नाइट, पीट, ये सब कोल के सिनोनिम्स हैं, उसके जैसे प्रोडक्ट्स हैं। इसमें वेट के ऊपर है, पर टन, 1 टन पे 400 रुपये। एरेटेड वाटर, एरेटेड वाटर में कोल्ड ड्रिंक्स आ जाती हैं, मिनरल वाटर आ जाता है, क्योंकि मिनरल वाटर में भी प्रोसेस्ड मिनरल्स होते हैं जो उसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में ये मैंगो बेस्ड कोल्ड ड्रिंक्स जो आती है, फ्रूटी है, माज़ा है, ये सब भी आ जाती है। 15% एड वेलोरेम। मोटर व्हीकल्स की दो कैटेगरी है, इनमें 25% एड वेलोरेम, और एनी अदर सप्लाई का भी एक ऑप्शन ओपन रखा है, कोई और भी ऐड करना हो तो कर सकते हैं, उसमें 15% का एक मार्जिन रखा है। ठीक है, तो मोटर व्हीकल्स कौन से टाइप के हैं उसके बेसिस पे डिपेंड करता है।
तो वैसे करके ये लोग ड्यूटीज़ लगा सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा कौन से प्रोडक्ट पे कॉम्पनसेशन सेस लगता है। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर या गुड्स के ऊपर जीएसटी का कॉम्पनसेशन सेस लगता है। तो इन सप्लायर्स से सेस कलेक्ट किया जाता है, इससे जीएसटी सेस का फ़ंड बनता है और ये फ़ंड में से फिर स्टेट गवर्नमेंट्स को जो मंथली बेसिस पे पेमेंट्स करने होते हैं वो होते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आगे देख लेते हैं और जो स्पेसिफिक पॉइंट्स बचे हैं ना चैप्टर में, मैं आपको वही बता रहा हूँ। थियरी के नाम पे तो इन्होंने बहुत खींचा हुआ है, तो उतनी ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। बेस ईयर रेवेन्यू, प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट एंड ऑल मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक पॉइंट जो है मुझे क्लियर करना है यहाँ पे, वो भी देख लेते हैं। इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे ये बोली कि जब हम बेस ईयर का रेवेन्यू कंसिडर करते हैं तो उसमें हमें सिर्फ वो टैक्सेस कंसिडर करने हैं जो जीएसटी की वजह से अफेक्ट हुए। ठीक है, जो टैक्सेस जीएसटी की वजह से अफेक्ट नहीं हुए उनको हमें कंसिडर नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी आने से पहले भी स्टैम्प ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट था, आज भी स्टैम्प ड्यूटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का ही सब्जेक्ट है, उसमें जीएसटी का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। तो आपको सिर्फ वो टैक्सेस को कंसिडर करना है जिनके ऊपर जीएसटी का जो है इम्पैक्ट पड़ा है, उन्हीं का टोटल बेस ईयर रेवेन्यू, जैसे हमने जो वो 100 करोड़ लिया था ना, वो 100 करोड़ में आपको सिर्फ उन्हीं का टोटल लेना है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा एक पॉइंट उन्होंने ऐसा बोला कि सपोज गुजरात गवर्नमेंट ने अपने स्टेट के लोगों को, ठीक है, कुछ हम बोल सकते हैं कि टैक्सेस के अंदर बेनिफिट्स दिए, वेवर किया, डिस्काउंट्स दिए, जिसको हम बोलते हैं ना सब्सिडी, सब्सिडी बोलो या आप इसको टैक्स वेवर बोल सकते हो या आप इसको रिबेट बोल सकते हो या डिस्काउंट बोल सकते हो, कुछ भी ऐसा। इन शॉर्ट गुजरात गवर्नमेंट ने टैक्स माफ़ किया इसीलिए ताकि गुजरात की पब्लिक को बेनिफिट मिल सके। और ऐसा वेवर हर स्टेट गवर्नमेंट शायद नहीं करती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट और भी करती होंगी बट सारी स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं करती है। उसका असर एक्चुअली में ये पड़ा कि ये जो 100 करोड़ आपको दिख रहा है ना, ये तो एक्चुअल में कलेक्ट हुआ है। ये सब्सिडी और वेवर में 25 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट का कम हो गया कलेक्शन। मतलब अगर ये सारे टैक्सेस में सब्सिडी नहीं दी होती तो 25 करोड़ रुपए और कलेक्ट होता और शायद कलेक्शन 125 करोड़ के नियर अबाउट दिखता। अब अगर ये एक्चुअल में हुआ होता, मतलब कोई सब्सिडी दी नहीं होती, तो बेस ईयर का रेवेन्यू 125 करोड़ काउंट होता और 125 करोड़ पे प्रोजेक्शन होता +14%, +14%। तो कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्टेड अमाउंट आ रहा था 148 करोड़, उससे तो कुछ ज़्यादा ही आता ना। तो या तो गवर्नमेंट को नुकसान नहीं हो गया, मतलब पब्लिक को सब्सिडी देने की सज़ा मिल रही है उनको कि अब प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट भी कम आएगा तो कॉम्पनसेशन भी कम मिलेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट में बोला कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, ये तो आपने अपने स्टेट के लोगों के लिए अच्छा काम किया है, तो इसका आपको मतलब एक मतलब वो इनाम मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपका नुकसान हो जाए। तो हम इस सिचुएशन में जब बेस ईयर का रेवेन्यू काउंट करेंगे तो वो 125 करोड़ लेंगे, ना कि 100 करोड़। तो इन शॉर्ट जितनी भी सब्सिडीज़ इन ऑल दी है ना, वो आप इसमें प्लस कर दो, फिर जो अमाउंट आता है वो अपने कंसिडर करेंगे। तो आपके साथ कोई बोलते हैं ना नुकसान नहीं होगा, आपके साथ कोई चीटिंग नहीं होगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उल्टा आपको इस चीज़ का पूरा क्रेडिट मिलेगा। तो ये एक पॉइंट है जो ध्यान रखने वाला है। ये बेस ईयर रेवेन्यू में आपको ये चीज़ें भी मिल जाएंगी। बाकी ये लिस्ट में वही समझाया है कि जो जो ड्यूटीज़ जीएसटी में सब्ज्यूम हो गई, मर्ज हो गई, उनको इंक्लूड करना है बेस ईयर रेवेन्यू में, बाकी इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट बाकी नहीं है। देखो, अगर आप इस चैप्टर में मेरा समझाया हुआ कंटेंट भी ध्यान रख लोगे ना, तो एग्ज़ाम के लिए मोर देन इनफ है। मैं आपको खुद ही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड मत जाना। कितनी बार ना अपनी वो स्कूल वाली हैबिट होती है, एक एक वर्ड, एक एक लाइन का मतलब निकालने बैठ जाते हैं, यहाँ पे नेसेसरी नहीं है। मैंने बहुत कट शॉट नहीं किया है, बिकॉज एग्जीक्यूटिव में मेन क्या होता है, एमसीक्यू आ जाते हैं ना, तो उसमें फिर कभी कभी आपको सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि सर लिखा हो कंटेंट तो हम उसमें से कुछ ढूंढ लें। वो एक आध दो क्वेश्चन में होता है, बहुत ज़्यादा नहीं।
और बाकी फाइनल में भी जो वेटेज है वो बहुत लिमिटेड है। देखो 60 मार्क्स के जीएसटी में आप सीजीएसटी भी पढ़ रहे हो, आप आईजीएसटी भी पढ़ रहे हो, यूटी जीएसटी का भी छोटा सा टॉपिक है, कॉम्पनसेशन सेस भी है। तो इस बेचारे का ना वेटेज एक आंसर से ज़्यादा नहीं है, तो उसमें आप जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना उसमें से आराम से लिख पाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, कंटेंट आपके पास है, आप पूछोगे तो मैं तो डाउट सॉल्व करवाऊंगा ही, कोई मना नहीं। लेकिन ये होता है ना कि सर क्या चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें और किस चीज़ पर टाइम वेस्ट ना करें। तो ये वो चीज़ है जिसके ऊपर आप ज़रूरत से ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे तो आपको रिग्रेट होगा। इससे बेटर है कि आप सीजीएसटी जो इतना डेप्थ में है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर लो। ये छोटे छोटे एक्ट में आप थोड़ा बहुत लैंग्वेज वाइज लेट गो करके कंसेप्ट पे फोकस कर सकते हो, उसमें आपका कोई लॉस नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ आपका ये कॉम्पनसेशन टू द स्टेट्स वाला जो एक्ट है मेरी तरफ से एक बार कंप्लीट है। बाकी आपको कोई क्वेरी निकले रीड करने पे तो आप फ्री हो, पूछ सकते हो, डाउट सॉल्विंग में अपने उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।